नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। अब से थोड़ी देर पहले चांद का दीदार हुआ। कल से देश भर में रमजान का मुबारक महीना शुरू हो जाएगा। तो इस मौके पर सभी मुस्लिम भाइयों बहनों को रमजान की बहुत। ये कानून दिसंबर 2019 में पार्लियामेंट से पास हो गया था। राष्ट्रपति के सिग्नेचर भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया, इसलिए अब तक सीए की गाइडलाइंस नोटिफाई नहीं हो पाई थी। आज शाम सरकार ने सीएए को नोटिफाई कर दिया, गाइडलाइंस जारी कर दी। क्योंकि अमित शाह ने 3 महीने पहले बंगाल में कहा था कि चुनाव से पहले देश भर में यह कानून लागू होकर रहेगा। ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी, अनेक नेताओं ने, मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया था। 2019 में भी सीएए के खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट हुए थे। आपको याद होगा, शाहीन बाग का धरना तो कई महीनों तक चला था। इसलिए आज जैसे ही सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, उसके बाद इसके रिएक्शन भी दिखने लगे। मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया। ओवैसी ने इसे सरकार का चुनावी पैंतरा बताया। अखिलेश यादव ने भी आलोचना की। लेकिन सवाल यह है कि सीए कानून का विरोध क्यों हो रहा है? क्या इससे किसी भारतीय की नागरिकता पर कोई असर पड़ेगा? इससे किसे फायदा होगा? क्या इसका मुसलमानों को नुकसान होगा? इस पर इतनी सियासत क्यों? और सरकार इस कानून को लागू करने के लिए इतनी आमादा क्यों? क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि आखिर सीए लागू होने से क्या होगा। सरकार ने आज जो नोटिफिकेशन जारी किया, उसका मतलब क्या है, उसका असर क्या होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पार्लियामेंट ने 2019 में ही पास कर दिया था और आज अमित शाह ने 39 पेज का नोटिफिकेशन जारी करके नागरिकता हासिल करने के नियम कायदे भी तय कर दिए। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर सताए गए लोग भारत की नागरिकता ले सकेंगे। इन देशों में रहने वाले जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं, उनको सीएए के तहत नागरिकता मिल जाएगी। हालांकि इन देशों के मुस्लिम नागरिकों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकेगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो रिफ्यूजी भारत की सिटीजनशिप लेना चाहेंगे, वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। सभी नियम और शर्तें पूरी करने के बाद वो भारत के नागरिक बन सकेंगे। सरकार ने कहा कि इन देशों के सभी रिफ्यूजीज को ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। इन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। हर जिले में एक एम्पावर्ड कमेटी बनेगी। यह कमेटी एप्लीकेशन की जांच पड़ताल करेगी और हर जिले की कमेटी को दस्तावेज की जांच करने के बाद सीए के तहत भारत की नागरिकता देने का हक होगा। अब सवाल यह कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट, क्या क्या दस्तावेज सबमिट करने होंगे। तो 2 बातों का ख्याल रखना होगा। एक तो यह साबित करने वाले दस्तावेज देने होंगे कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के नागरिक हैं, और दूसरा यह साबित करने वाले डॉक्यूमेंट देने होंगे कि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं। आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके मुताबिक भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करने वालों को अपने देश का पासपोर्ट, वहां की सरकार की तरफ से जारी कोई लाइसेंस, नागरिकता का प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, जमीनों के कागजात या फिर अपने पेरेंट्स या दादा के पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानी नागरिक होने की सर्टिफिकेट भी जमा करा सकते हैं। इसके बाद अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए थे तो वीजा की कॉपी, विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी भारत में रहने का प्रमाण पत्र, स्कूल में एडमिशन का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसा कोई भी दस्तावेज जिससे साबित हो कि नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाले 2014 से पहले से भारत में रह रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन के साथ ऑनलाइन जमा कराने होंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी इनकी जांच करेगी, फिर एप्लीकेंट को बुला सकती है और सब कुछ ठीक ठाक होने पर भारत की नागरिकता दे सकती है। जैसे ही सीए कानून लागू होने की खबर आई, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ,
तो पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। मतुआ समुदाय की महिलाओं ने ढोल बजाकर नया कानून लागू होने का स्वागत किया। मतुआ समुदाय के काफी सदस्यों ने बांग्लादेश में जुल्म होने के बाद भारत में पनाह ली थी, लेकिन अब तक उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली थी। वो यहाँ शरणार्थी की तरह रह रहे थे। उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, इसलिए जैसे ही सीए के रूल्स नोटिफाई हुए तो मतुआ समुदाय के लोगों ने खुशी का खुलकर इजहार किया। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बीजेपी ने तो अपना वादा पूरा किया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सीए लागू होने से बंगाल में 2.5-3 करोड़ हिंदुओं में खुशी की लहर है, क्योंकि इससे उनको वेरिफिकेशन और नौकरियों के लिए जहां तहां दौड़ भाग नहीं करनी होगी। तो ये तो होने वाला ही था। और मोदी जी आपने जो जो कमिटमेंट करता है चुनाव में, 14 में जो कमिटमेंट किया था वो 19 तक पूरा कर दिया। 19 में जो कमिटमेंट किया उसका अंदर ये था, जो रिलीजन ग्राउंड में खास करके 7 समुदाय अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान छोड़ के मजबूरी में भागना पड़ा ये लोग को इक्वल सिटीजनशिप देने का है। जब ये लोग पासपोर्ट के लिए, वीसा के लिए, नौकरी की वीआरएस के लिए जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, तब 71 का पहले का डीट रजिस्ट्रेशन दलील ये इसको मैंडेटरी था देना। कहां से मिलेगा इसको 71 का पहले का डीट? आज वो खत्म हो गया। और बहुत अच्छा कदम है। बंगाल में 2.5 करोड़ 3 करोड़ खास करके हिंदू रेफ्यूजी आज बहुत खुश है। इस लोग को इक्वल सिटीजनशिप मिल गया। इस लोग को वीआरएस लेने के लिए, पुलिस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट, वीसा लेने के लिए कोई दिक्कत का सामना नहीं होना पड़ेगा। आधार कार्ड के लिए कुछ दिक्कत नहीं होना पड़ेगा। एडुकेशन के लिए, दूसरा उनका नौकरी के लिए, और सरकार की सब जो आपका कल्याणकर कार्यक्रम है उसका बेनिफिट पाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बहुत बढ़िया कदम है। ममता बनर्जी इस मामले पर आज बहुत संभल कर बोली। उन्होंने कहा, सीए तो बीजेपी का पॉलिटिकल गिमिक है, लेकिन फिर भी वो पहले इस कानून के रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ेंगी, उसके बाद कोई रिएक्शन देंगी। मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज दिस। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाप गप करते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा। पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए। आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। हालांकि ममता ने समझदारी से बात कही, लेकिन सीए पर ममता का रुख सॉफ्ट दिखाई दिया तो सीपीएम ने तुरंत दीदी पर अटैक करने का मौका तलाश लिया। सीपीएम के नेता मोहम्मद सलीम ने कहा, जब मोदी और ममता कोलकाता के राजभवन में मिले थे तभी दोनों के बीच सीएए पर डील हो गई थी, इसीलिए ममता बनर्जी का रुख बदल गया। मोहम्मद सलीम ने भी सीए को बीजेपी का चुनावी कार्ड करार दिया। तो अभी वो ये रूल्स को दिखा करके चुनाव पार करना चाहते हैं। इतने जल्दी ना कोई दरखास्त कर पाएंगे, पहले तो रूल्स समझने में लोग लग जाएगा। और ये सरकार हमेशा चाहती है कि कागज़ जमा दो, तो फिर बोलेंगे सबको सब तमाम कागजात तुम जमा दो। जो सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे गरीब, दलित, मतुआ, नमशूद्र है, उनको ज़्यादा परेशानी होगी कि उनके पास उतने कागज़ होते नहीं हैं जो सरकार जो कागज़ देखना चाहती है। लेकिन चुनाव के वक्त वो इसलिए किए हैं, मोदी और ममता राजभवन में बैठ के बात हो गया है, दोनों का डायलॉग ठीक हो गया है। ये कहेंगे हम सीए लागू कर रहे हैं, ममता कहेगी हम सीए लागू करने नहीं देंगे। वो सिनेमा जैसा होता है ना, कोई हीरो कहता है कि हम तुम्हें पानी में डुबो के मार देंगे, तो विलन कहता है हम तुम्हें पानी पिला पिला के मार देंगे। कानून तो 5 साल पहले पास हो गई थी, लेकिन एक रूल्स बनाने में, रेगुलेशन बनाने में 5 साल क्यों लग गया? जो सरकार कहती है प्रधानमंत्री 19 घंटा काम करते हैं, तो 19 घंटा काम करने वाली सरकार 5 साल लग जाता है एक रूल्स बनाने में। चुनाव के पहले जिन लोगों को वो वादा किए थे कि हम नागरिकता देंगे, और जिसको पहले वो गाली देते थे कि वो इलीगल माइग्रेंट है,
बांग्लादेशी घुसपैठिया है, ये आरएसएस कहती थी। अब चुनाव के वक्त उनके वोट लेने के लिए वो कहे कि तुमको हम नागरिकता देंगे। जैसे ही सरकार की तरफ से सीए लागू करने का ऐलान हुआ, एक तरफ बंगाल का रिएक्शन आया जो मैंने आपको दिखाया, बाकी विपक्षी दलों के म्यान से भी तलवारें निकल आईं। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर मोर्चा संभाला। ओवैसी ने कहा कि सीए संविधान के खिलाफ है, इसलिए मुसलमान इसकी मुखालफत करते रहेंगे, फिर सड़कों पर उतरेंगे। अखिलेश यादव ने कहा, जब देश में ही इतने लोग बेरोजगार हैं तो बाहर से आए लोगों को देश की नागरिकता क्यों दी जा रही है। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह बोले। दिग्विजय सिंह ने कहा, कानून तो 4 साल पहले बन गया था, इसे चुनाव से पहले नोटिफाई इसलिए किया गया है कि मजहबी भावनाओं को भड़काया जा सके। पहली बात तो यह है, इतना विलंब क्यों किया, और अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। सर वो कह रहे हैं कि नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का। बात यह है, संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। क्योंकि 2019 में सीए के पार्लियामेंट से पास होने के बाद दिल्ली में कई जगह पर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। शाहीन बाग में मुस्लिम महिलाओं का धरना कई महीनों तक चला था। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे भड़के थे। इसलिए सीए का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद दिल्ली के सेंसिटिव इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात कर दिए गए। यूपी में भी पुलिस को अलर्ट किया गया है। हालांकि अभी तक कहीं से टेंशन की, किसी विरोध प्रदर्शन की कोई खबर नहीं आई है। जमात इस्लामी हिंद ने कहा है कि वो मजहब के आधार पर नागरिकता देने को संविधान के खिलाफ मानते हैं, इसलिए मुस्लिम समुदाय सीए के विरोध में है। जमात इस्लामी हिंद के नेता मलिक मोहसिन खान ने कहा कि अगर इस नए नागरिकता कानून से धर्मों का जिक्र हटा दिया जाए तो उन्हें सीए से कोई एतराज नहीं होगा। मलिक मोहसिन खान ने कहा कि सीए तो बस बीजेपी की चुनावी चाल है, इसका मुल्क की बेहतरी से कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ जो सिटीजनशिप होगी उससे मजहब का कोई ताल्लुक नहीं होगा। सिटीजनशिप यहाँ और उसका रिलीजन वो ताल्लुक नहीं है। तो अगर कोई दूसरे देश में जहाँ पर प्रोसिक्यूशन हुआ और वो यहाँ आके शहरी बनना चाहता है तो उसमें मुसलमान को भी शामिल मुस्लिमों को भी शामिल इस बात का होने, या तो फिर किसी मजहब का जिक्र मत करो। देखिए ये जो सरकार है उसके पास बहुत से कार्ड है, वो यूसीसी एक कार्ड है, मसाजिद का डिमोलिशन का है, बुलडोजर पॉलिटिक्स का है, उसी तरीके से सीए भी कार्ड है। सीए आने से देश की जनता को यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, हेल्थ में बहुत आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ के बसने वाले जो हिंदू भाई हैं उनको कुछ बहुत मिल जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये जो बातें हैं इसके जरिए से सिर्फ वो अपनी पॉलिटिकल जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करना चाहिए। सीएए लागू होने के बाद असम में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। असम पुलिस के डीजीपी ने कहा कि विरोध के नाम पर कोई भी सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाता है तो उससे हर्जाना वसूला जाएगा। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी के इस बयान को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संविधान के खिलाफ बताया। पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार हर नागरिक को संविधान से मिला है। अगर कोई इसे कुचलने की बात करता है तो वो लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नागरिकता के नए कानून के खिलाफ है, क्योंकि इस कानून से भारतीय नागरिकों के हक मारे जाएंगे और ये कानून धर्म के आधार पर भेदभाव करता है।
हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो भी आदमी पीड़ित हो वो वापस यहाँ आए और यहाँ पे नागरिकता लेना चाहें तो उसे नागरिकता देनी चाहिए। लेकिन हमारे करीब में म्यांमार भी है, वहाँ से भी लोग पीड़ित लोग आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया आपने? मुसलमानों का नाम क्यों नहीं है इसके अंदर? हमारा कहना यह है कि संविधान जो है ऐसे किसी कानून को अलाउ नहीं करता है जो डिस्क्रिमिनेटरी हो। सरकार को ये बताना चाहिए कि बाहर के लोगों को नागरिकता देकर आप किसका भला कर रहे हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं? भारतीय का नुकसान नहीं हो रहा है क्या? हमारे यहाँ पहले ही जॉब्स नहीं है, हमारे यहाँ पहले ही आबादी बढ़ रही है, उस पर सरकार परेशान है। तो आप आबादी से, जनसंख्या से परेशान हैं और फिर जनसंख्या बढ़ाने के लिए रास्ते खोल रहे हैं। सीए का कानून बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि इस कानून को 4 साल बाद क्यों लागू किया गया? क्या इसका चुनाव से कोई रिलेशन है? तो मैं कहूंगा चुनाव से नाता तो है। ममता बनर्जी, दिग्विजय सिंह और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जब सीए का विरोध करेंगे तो बीजेपी को फायदा तो होगा। सीए को लेकर जब तीखी बयानबाजी होगी, मुस्लिम भाइयों बहनों को डराने भड़काने की कोशिश होगी, चुनाव में इसे मुद्दा बनाया जाएगा तो जाहिर है बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि यह कानून चुनावी फायदे नुकसान से ऊपर है। इस कानून को, इसके रूल्स को समझने की जरूरत है। मुस्लिम भाइयों बहनों को इसकी हकीकत बताना जरूरी है। पहली बात तो यह कि सीए का भारतीय नागरिकों से कोई सरोकार है ही नहीं। इसमें किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। यह कानून सिर्फ पड़ोसी देशों में जुल्मों के शिकार माइनॉरिटीज के लिए है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भागकर, परेशान होकर भारत आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसियों के लिए यह कानून है। इन समुदायों के जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं, उन्हें अब भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इससे हमारे देश के मुस्लिम्स का या किसी और धर्म से जुड़े किसी भारतीय की नागरिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना उस पर सवाल उठेंगे, न उनसे कागज मांगे जाएंगे। ये सारी आशंकाएं, ये सारी बातें बेबुनियाद है, बेसिर पैर की है। सीए सिर्फ नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। इसीलिए इस कानून से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन चुनाव का माहौल है, इसलिए तमाम नेता, मौलवी मौलाना राशन पानी लेकर मैदान में कूदेंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। लेकिन किसी को पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बस सबको इस बात से सावधान रहने की जरूरत है कि कोई अमन चैन को भंग न करे। राजनीति की एक और बड़ी खबर है। बीजेपी के हेडक्वार्टर से सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग यहां पर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, उनकी अध्यक्षता में चुनाव समिति की मीटिंग हो रही है। बीजेपी के ज्यादातर राज्यों की सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो जाएंगे। 195 नाम पहले फाइनल हो चुके हैं, घोषित हो चुके हैं। बाकी करीब 300 सीटों पर विचार होना है। हालांकि ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे जिन राज्यों में अलायंस पर बातचीत अभी चल रही है, उन राज्यों की सीटों को फिलहाल छोड़ दिया जाएगा। चूंकि चुनाव समिति की इस मीटिंग के बाद अब नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कैंपेन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसलिए जो बाकी सीटें बचेगी उन पर फैसला पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। आज किन किन राज्यों की सीटों पर फैसला हो सकता है, कौन कौन से बड़े नेता ऐसे हैं जिन्हें आज टिकट मिल सकता है, किन सीटों पर बदलाव के संकेत हैं, इसकी डिटेल जानकारी के लिए चलते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर के पास। तो देवेंद्र, अब एक एक करके बात करते हैं। पहले तो ये बताइए कि आज जो चुनाव समिति की मीटिंग हो रही है उसमें किन किन राज्यों की सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया जा रहा है? रजा जी, आज 7 राज्य हैं जो कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति में उन राज्यों के प्रतिनिधि यानी कि प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री या उन राज्यों में अगर बीजेपी की सरकार है तो उसके मुख्यमंत्री, ये लोग शिरकत करेंगे अलग अलग। अभी की बात कर लें तो कर्नाटक की बैठक हो चुकी है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और बिहार, ये वो 7 राज्य हैं जिनके उम्मीदवारों को लेकर आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसला होना है। हालांकि इन राज्यों के भी
सभी उम्मीदवारों पर फैसला नहीं होगा। बहुत सारी सीटों तो हम समझ सकते हैं कि उसको होल्ड पर भी डाला जाएगा। कर्नाटक में फिलहाल 28 जो सीटें हैं उन 28 सीटों पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है कि जेडीएस को कौन सी सीटें दी जाए। प्रदेश संगठन ने अपनी राय रख दी है और अंतिम फैसला आला कमान करेगा कि जेडीएस को कौन सी 2 या 3 सीटें दी जानी है। जेडीएस की तरफ से 3 सीटों की डिमांड है, बीजेपी 2 देना चाह रही थी, संभव है कि 3 भी दे दें, तो इस बात को लेकर सहमति हो गई है। इसके अलावा बड़े चेहरों की बात कर लें तो खतरे में जो नाम है, सदानंद गौड़ा उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। नलिन कटील जो कि इसके पहले, अभी विजेंद्र हैं प्रदेश अध्यक्ष, उसके पहले नलिन कटील प्रदेश अध्यक्ष से जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उनके टिकट पर भी बड़ा खतरा है। प्रताप जयसिम्हन, उनके टिकट पर भी बड़ा खतरा है। तो ये 3-4 नाम ऐसे हैं कर्नाटक से जो कि बड़े चेहरे हैं और उनके टिकट को लेकर बड़ा संशय है और शायद उनका टिकट कट सकता है। इसके बाद महाराष्ट्र की बारी आएगी, महाराष्ट्र पे चर्चा होगी। महाराष्ट्र के साथ साथ बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार पर चर्चा होनी है। बिहार में हालांकि जेडीयू के साथ कुछ सीटें एक्सचेंज में फंसी हुई हैं, बावजूद इसके मोटे तौर पे जो बीजेपी की सीटें हैं उनके उम्मीदवारों पर आज मुहर लग जाएगी। और अजय जी, एक चीज़ और कि जो प्रदेश से जो नाम आए हैं उनमें बिहार में भी एक भी सीट ऐसा नहीं है जिस पर सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम हो। हर एक सीट पे 2 से 3 से 4 तक उम्मीदवार हैं जो कि विकल्प के तौर पे, यानी कि जो सिटिंग सांसद हैं उनके साथ 2 या 3 अन्य नाम भी लेकर जाए गए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उनमें से किसी एक के नाम पर मुहर लगाया जाएगा। रजा जी, तो देवेंद्र, कोई ऐसे खास कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम बता सकते हैं, जिनके बारे में आपको लगता है कि इनके नाम तो फाइनल हो ही जाएंगे आज? और बिहार के नामों अगर बात कर ले रजा जी, तो इसमें कोई बड़ा सरप्राइज नहीं दिख रहा है। जो बड़े नाम हैं उनमें से 1 या 2 को छोड़े, उनके ऊपर थोड़ा खतरे की बात बताई जा रही है प्रदेश संगठन के द्वारा। हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे, उनके नेतृत्व में केंद्रीय चुनाव समिति क्या करेगी, इसके लिए तो बैठक के बाद ही इन्फॉर्मेशन का इंतजार रहेगा। लेकिन बिहार से मोटे तौर पर कोई बहुत क्रांतिकारी बदलाव जैसी बात नहीं है। और जो शिगुफाएँ जहाँ ज़्यादा चलती हैं बिहार में कि इनको यहाँ से वहाँ भेजा जा रहा है, इनका टिकट काट दिया जाएगा, किसी का उम्र का हवाला दिया जाता है, वो सारी चीज़ें मोटे तौर पर नहीं है। खतरा ये जरूर है, जैसे सासाराम के जो मौजूदा सांसद है चेदी पासवान, शायद उनका टिकट कट रहा है। इसके अलावा एक और बड़े नाम है, उनको लेकर भी खतरा है। रजा जी, तो देवेंद्र, इंतजार करेंगे ये कमेटी की मीटिंग हो जाए और जैसे ही सीटों की जानकारी आपके पास आए आपसे एक बार फिर से बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र पाराशर बता रहे थे कि बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में आज महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल और बिहार की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएंगे। देवेंद्र ने बताया कि कर्नाटक में सदानंद गौड़ा, नलिन कटील और प्रताप नरसिम्हा के टिकट पर खतरा हो सकता है, जबकि बिहार में बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। 1-2 को छोड़कर ज्यादातर सांसदों को फिर से टिकट दे दिया जाएगा। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग भी हुई। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने बताया कि आज कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम और उत्तराखंड की करीब 60 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया। कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनाव के मैदान में उतरे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और केरल में केसी वेणुगोपाल को मैदान में उतारकर पार्टी ने संकेत पहले भी दिया है। चर्चा यह भी है कि पार्टी चाहती है कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे बड़े नेता लोकसभा का चुनाव लड़े। हालांकि कमलनाथ ने साफ साफ कह दिया कि वो छिंदवाड़ा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ पहले ही अपनी उम्मीदवारी डिक्लेयर कर चुके हैं, इसलिए कमलनाथ तो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये लगभग तय है। लेकिन बाकी नेताओं का क्या होगा, इसके अलावा किन किन सीटों पर कौन कौन दावेदारी कर रहा है, इस पर बात करते हैं विजय लक्ष्मी से। विजय, कांग्रेस ने आज कितनी सीटों के उम्मीदवारों के नाम क्लियर किए? कुछ ऐसे नाम हैं आपके पास में बड़े नेताओं के जो चुनाव लड़ेंगे, क्या जानकारी? देखिए, आज 6 राज्यों की 60 सीटों पर डिस्कशन हुआ और हमें बताया गया कि 50 के करीब नाम जो है कांग्रेस ने आज क्लियर किए हैं। इन नामों में जालौर से वैभव गहलोत का नाम है, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ का नाम है और जिन लोगों के आपने नाम लिए, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, इनमें से कोई भी नेता चुनाव नहीं लड़ेगा। इन तमाम नेताओं ने नेतृत्व को कहा है कि चुनाव लड़वाना चाहते हैं, संगठन में काम करना चाहते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से फूल सिंह बरैया का नाम
नाम भिंड से क्लियर हुआ है, सिद्धार्थ कुशवाहा का नाम सतना से और प्रियव्रत सिंह राजगढ़ से इनका नाम क्लियर हुआ है। राजगढ़ दिग्विजय सिंह की लोकसभा क्षेत्र जो है उनका है, लेकिन यहाँ से प्रियव्रत सिंह को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। इसके अलावा गुजरात और आसाम में भी चर्चा हुई, लेकिन अभी नामों को लेकर के बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, नाम क्लियर नहीं किए गए हैं। चर्चा है, बाकी जो अगली मीटिंग्स होंगी उसमें इन नामों पर चर्चा होगी। लेकिन बड़ी खबर यही है कि बड़े जो कांग्रेस के नेता हैं वो चुनाव लड़ने से ज़्यादा चुनाव लड़वाने में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए उन्होंने जब नेतृत्व ने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। इसलिए ये तमाम चेहरे 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर नहीं आएंगे, लेकिन वैभव गहलोत और बाकी जो तमाम नेता हैं वो लोकसभा के चुनाव में जरूर नजर आएंगे। जी विजय, आपकी बातों से लग रहा है कि कमलनाथ खुद लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अपने बेटे नकुलनाथ को लड़वाना चाहते हैं। अशोक गहलोत खुद नहीं लड़ना चाहते, अपने बेटे वैभव को लड़वाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। विजय लक्ष्मी ने बताया कि कांग्रेस ने 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। वैभव गहलोत चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ेंगे। सचिन पायलट और दिग्विजय सिंह भी चुनाव के मैदान से दूर रहेंगे और कमलनाथ भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके बेटे नकुलनाथ चुनाव के मैदान में होंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर कम से कम विचार तो कर रही है, लेकिन उसकी मुश्किल यह है कि सीटों के बंटवारे में देरी का आरोप लगाकर एंटी मोदी मोर्चे के ज्यादातर सहयोगी एक एक करके कांग्रेस का साथ छोड़कर जा रहे हैं। जहां बचे हैं वहां सीटों का झगड़ा सुलझ नहीं पा रहा है। महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सीटों के बंटवारे पर करीब 10 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं निकला। अब नॉर्थ वेस्ट मुंबई सीट को लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच में ठन गई है। आज बालासाहब थोराट ने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। सीटों के बंटवारे से पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान न करने की गुजारिश की। असल में परसों शाम को एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार का नाम डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि इस सीट से संजय निरुपम चुनाव लड़ते आए हैं, वो इस पर दावा ठोक रहे थे, लेकिन उद्धव के ऐलान से संजय निरुपम खासे नाराज हो गए और उन्होंने शिवसेना पर डायरेक्ट अटैक किया। कहा कि बची कुची शिवसेना के प्रमुख ने बिना बात किए फॉर्मूला तय होने से पहले ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। क्या कांग्रेस के नेता आप खामोश बैठे रहेंगे? इसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि संजय निरुपम भी पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि आज उन्होंने इसका खंडन किया और फिर बालासाहब थोराट कांग्रेस के कुछ और लीडर्स के साथ उद्धव ठाकरे से मिले। बताया गया कि थोराट उद्धव को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता देने गए थे। और मीटिंग के बाद थोराट ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की सारी पार्टियां मुंबई में एक मेगा रैली करने वाली हैं और उद्धव ठाकरे भी उसमें शामिल होंगे। उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए कि सीटों के बंटवारे और नॉर्थ वेस्ट मुंबई सीट को लेकर भी बात हुई। थोराट ने कहा कि हर गठबंधन में ऐसे मतभेद होते ही हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग बहुत जल्दी हो जाएगी और जल्दी इसका ऐलान भी होगा। ये तो सब पार्टी में थोड़ा थोड़ा चलता ही है, इसमें थोड़ा चलेगा, छूट जाएगा। हमारी इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सर, संजय निरुपम सर काफी नाराज है, क्या उनके लिए आप जो है उद्धव ठाकरे से बातचीत हुई? क्या ठाकरे सेना तैयार आपकी सीट छोड़ने की? तो चलता है, अंतर्गत है हमारा आघाड़ी का। इसके बाद संजय निरुपम के तेवर भी नरम पड़ गए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा उनका गुस्सा अपने अलायंस पार्टनर यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर था, कांग्रेस से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। और इसके बाद संजय निरुपम कैमरे के सामने भी आए। उन्होंने कहा 2 दर्जन से ज्यादा बैठकों के बाद आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्यों फाइनल नहीं हो रहा? अगर यही हाल रहा तो बीजेपी का मुकाबला कैसे करेंगे? कांग्रेस पार्टी में हूं और कांग्रेस पार्टी की भूमिका रख रहा हूं और कांग्रेस पार्टी के हित और हक की बात कर रहा हूं और ये रखने का, ये कहने का मुझे पूरा अधिकार है। चूंकि परसों शाम को अचानक नॉर्थ वेस्ट से एमवीए के कैंडिडेट का अनाउंसमेंट आ जाता है शिवसेना की तरफ से, तो हमारे लिए ये एक भड़काने वाली बात थी। क्योंकि जो 9 सीटें अभी भी पेंडिंग पड़ी हैं डिस्कशन के लिए, जिनके बारे में अभी तक एमवीए में कोई फैसला नहीं हुआ है, उनमें से एक उत्तर पश्चिम की भी सीट है। और ऐसा माना जा रहा था कि एक बार अगर फाइनल डिसीजन होगा तब पता चलेगा कि यह सीट दरअसल किस पार्टी के पास गई, कांग्रेस के पास जा रही है या फिर शिवसेना। कांग्रेस का आग्रह है कि यह सीट हमारे पास रहनी चाहिए। जो हमारी तरफ से सीट शेयरिंग में जा रहे हैं उन लोगों ने ही मुझे बताया कि अभी भी यह सीट पेंडिंग है और मैंने उनको कोट भी किया है, नाम सिर्फ नहीं बता रहा हूं मैं। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था। हां, निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में एक संभ्रम की स्थिति है। चुनाव का वक्त आ गया है और जितना जल्दी वो फैसला होना चाहिए
और अब तक लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा मीटिंगें हो चुकी हैं और इतनी मीटिंग होने के बाद भी कुछ सीटों के ऊपर आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे निश्चित तौर पर एक गलत मैसेज जा रहा है। उनने कुछ सीटें अनाउंस की तो हमने भी कुछ उम्मीदवार अनाउंस कर दिए। निश्चित तौर पर उन्होंने ज़्यादा उम्मीदवार अनाउंस किए क्योंकि उनको शायद ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ना है। हमारे साथ कम सीटें होंगी तो हमने कम कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस किए, लेकिन हमारी तरफ से भी अनाउंसमेंट आया। हाँ, थोड़ा और तेजी आनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर झगड़े को लेकर शिंदे सेना ने उद्धव ठाकरे का उपहास किया। शिंदे सेना के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि वो कांग्रेस से समझौता करने के बजाय शिवसेना को भंग करना पसंद करेंगे और अब उद्धव उसी कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। दीपक केसरकर ने उद्धव को चुनौती दी, अगर उद्धव को लगता है कि जनता उनके साथ है, शिवसैनिक उनके साथ हैं, तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं। कांग्रेस से गठबंधन क्यों करना चाहते हैं? बाला साहब ने बोला था अगर कांग्रेस के साथ जाना पड़े तो मैं अपनी शिवसेना बंद कर दूंगा, और ये कांग्रेस की जो भी उनको सुनाई देता है उसके सामने भी वो झुक जाते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम जैसे उनके जो चाहते हैं उनको ये अच्छा नहीं लगता कि उन्होंने स्वाभिमान रखना चाहिए। कांग्रेस की मदद की ज़रूरी नहीं है। अगर उनको लगता है कि मैं पावरफुल हो तो उन्होंने अकेले लड़के कुछ तो सीटें जिता के दिखाना चाहिए। आप खुद लड़िए, 4 भी सीटें जिता के दिखाइए तो आपका खुद का पावर रहेगा। आज कांग्रेस के पास माइनॉरिटीज़ है, इसलिए आप उनको इस तरह से उनके पीछे भागेंगे तो बाला साहब का सत्व कहाँ रह गया, बाला साहब की ताकत कहाँ रह गई, ये आज का सही सवाल है। और इसके बारे में जो उन्होंने कांग्रेस के लोग जो बोल रहे हैं, तो कांग्रेस को ये सपना ही था कि शिवसेना को खत्म करो। अब देखिए, दीपक केसरकर महाविकास आघाड़ी पर निशाना लगा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे का झगड़ा तो महायुति में भी है। 3 बार देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और एकनाथ शिंदे की लंबी लंबी मीटिंग हो चुकी है। 2 बार अमित शाह के साथ मीटिंग हो चुकी है। 9 मीटिंग दिल्ली में हुई, लेकिन बात नहीं बनी। आज भी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को दिल्ली आना था। दिल्ली में फिर से मीटिंग होनी थी, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग तय हो गई। इसलिए अब शिंदे और अजीत पवार दिल्ली कल आएंगे। हो सकता है कल सीटों के बंटवारे का फार्मूला तय हो जाए। हालांकि एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं ने यह दावा करना शुरू कर दिया है कि शिवसेना 13 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। आज एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सांसद कृपाल तुमाने ने कहा कि शिंदे बीजेपी के नेताओं से बात कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टी के सभी सांसदों को पहले से ही पूरे चुनाव की तैयारी करने को कह चुके हैं। हमारे नेता आदरणीय शिंदे साहब जी ने हमें 8 दिन पहले जो हमारी एक बैठक हुई थी सभी 13 सांसदों की, उसमें हमें 13 को भी सूचना किया था कि आप 13 लोग अपना काम कीजिए, आप काम में लगे रहिए और बाकी जो विषय है वो मुझ पर छोड़ दीजिए। उस हिसाब से हम सारे 13 सांसद अभी काम से लगे हुए हैं। अब अपने मतदार संघ में सभी सांसद अपने दौरे ले रहे, कार्यक्रम ले रहे, भूमि पूजन ले रहे, जनता को मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मिल रहे हैं, पदाधिकारियों को मिल रहे हैं। ये सिलसिला जो चुनाव के प्रति होता है वो चुनाव के प्रति का सिलसिला चल रहा है। जैसे शिंदे उद्धव ठाकरे का मजाक उड़ा रहे थे, उद्धव ठाकरे के गुट ने भी शिंदे पर पलटवार किया। संजय राउत ने कहा कि सीट शेयरिंग के लिए शिवसेना कभी भी दिल्ली दरबार में हाजिरी नहीं लगाती थी, लेकिन एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी ने तो बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं। झुक गए हैं, चरणों में बैठे हैं, जूते साफ कर रहे हैं दिल्ली के। शिवसेना कभी दिल्ली में जाकर सीटों का बंटवारा दिल्ली में जाकर कभी शिवसेना नहीं करती थी, हम लोग नहीं गए। जो ओरिजिनल शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की है, हम यहाँ बैठकर बंटवारा कर रहे हैं और जो हमारा अधिकार है शिवसेना का वो हम ले रहे हैं। लेकिन हम कभी दिल्ली में जाकर सीटों का बंटवारा नहीं किया जो आज ये 2 लोग कर रहे हैं। शरद पवार पार्टी के अध्यक्ष थे, उनका पार्टी का सीट शेयरिंग मुंबई में होता था। उद्धव ठाकरे जी का जब शिवसेना के सीट शेयरिंग का मामला आता है, हम मुंबई में करते हैं और पहले भी किया है। अब उनको तो सुबह जाते हैं दिल्ली में, रात को बैठते हैं, वापस चले जाते हैं, वापस दूसरे दिन दिल्ली चले जाते हैं। असल में महाराष्ट्र में महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी, दोनों की दिक्कत एक जैसी है।
दोनों तरफ एनसीपी और शिवसेना का एक एक गुट है। बीजेपी के साथ अजीत पवार का गुट है, उसके बाद शरद पवार के गुट से ज्यादा सांसद हैं, ज्यादा विधायक हैं। इसी तरह एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव के गुट से ज्यादा सांसद हैं। बीजेपी दोनों को उतनी सीटें नहीं देना चाहती, इसलिए बात फंसी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस शरद पवार और उद्धव ठाकरे को उतनी सीटें नहीं देना चाहती जितनी सीटों पर वो पिछली बार लड़े थे। शरद पवार तो इस बात को समझ गए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे अड़े हैं। इसी चक्कर में झगड़ा हो रहा है। जैसे ही झगड़ा सुलझेगा, दूसरे गठबंधन के खींचना सुलझने का रास्ता भी अपने आप निकल जाएगा। हालांकि बीजेपी के साथ चुनौती सिर्फ महाराष्ट्र में है, लेकिन मोदी विरोधी मोर्चे के नेताओं की मुश्किलें कई राज्यों में है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। ममता पहले तो बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें देने की बात कह रही थी, लेकिन अब ममता ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस के लिए कोई सीट नहीं छोड़ी। हालांकि आज शरद पवार ने कहा कि वो ममता से बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे। हम सबने तय किया था कि बैठकर चर्चा करें और फैसला लें। मसलन दिल्ली में आप और कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने जा रही हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में इस तरह की सहमति अब तक नहीं बन पाई है। अब जैसे कि प्रकाश आंबेडकर राष्ट्रीय स्तर पर हमारे साथ नहीं है, हमने उनसे अपील की है कि वो हमारे साथ जो हमारे साथ हैं उनमें सहमति बनी है। सवाल सिर्फ पश्चिम बंगाल का है। उन्होंने सभी लोकसभा सीट लड़ने का फैसला लिया है। मैं आज या कल में ममता बनर्जी से इस बारे में बात करने की कोशिश करूंगा। ममता बनर्जी से कभी कांग्रेस के नेता अपील करते हैं, अब शरद पवार उनसे अपील करेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन ममता के ऐलान पर कांग्रेस के बड़े नेता अभी भी खामोश हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जरूर बोले। उन्होंने कहा उनकी बात सही साबित हुई। ममता सिर्फ इधर उधर के बहाने बना रही थी, असल में वो बीजेपी के साथ मिली हुई है। उन्होंने कहा कि ममता ने बहरामपुर सीट से फॉर्मर क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है, और इसका मतलब यह है कि ममता ने मोदी के सामने घुटने टेक दिए हैं। अधीर रंजन का कहना है कि राजभवन में मोदी के साथ मीटिंग के बाद ममता और ज्यादा डर गई, और इसके बाद बीजेपी जैसा चाहती थी, ममता ने गठबंधन से अलग होने का ऐलान वैसे ही किया। दीदी और मोदी बंगाल चुनाव में ममता मोदी से मुकाबला नहीं करेंगी। ममता ने मोदी से मुलाकात में कहा कि हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत पहले से जानता हूं कि हमारी दीदी प्रधानमंत्री को नाराज नहीं करेंगी। आज मोदी इंडिया अलायंस तोड़कर बहुत खुश हुए होंगे। दीदी कभी भी नरेंद्र मोदी की खुशी में रुकावट नहीं बनेंगी। मोदी अपने काम से राजभवन आए थे। शाहजहां के साथ जो घटना घटी, उसके बाद दीदी राजभवन गईं और उन्होंने साबित कर दिया कि वो बंगाल की नूरजहां हैं। अब शाहजहां केस में सीबीआई कितना काम करेगी, इसे लेकर शक है। वो राजभवन गई थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत बातें हो गई हैं। अब जब तक ममता नहीं बताएंगी कि क्या हुआ है, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा। राजभवन में बहुत गंभीर बातें हुई हैं। यहां पर दीदी और मोदी का भविष्य मिलकर तय हो गया है। अब ईडी सीबीआई को लेकर खबरें तो बहुत आएंगी, लेकिन ईडी सीबीआई कितना काम करेगी ये मुझे नहीं पता। ममता के बहाने आज उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस को जवाब दिया। उमर ने कहा कि कांग्रेस उनसे सीटों को लेकर नरम रवैया रखने को कह रही है, लेकिन हकीकत यह कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन बचाने के लिए बड़ा दिल दिखाया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी ने ममता की तरह जम्मू कश्मीर में सारी सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं कर दिए। आधी सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। अब कांग्रेस को महबूबा मुफ्ती के साथ बहुत हमदर्दी है तो बड़ा दिल दिखाए और बची हुई 3 सीटों में से जो चाहे वो सीट पीडीपी को दे दे। हम कहां रिजिड हैं? अगर हम रिजिड होते हम 6 की 6 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करते, जिस तरह ममता बनर्जी ने किया। वो आपको दिखता नहीं है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ तब नजर आएगी जब हम अपनी जीती हुई सीटें छोड़ दें। हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई ना। 50% सीटों पे हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर रहे हैं। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी नजर नहीं आती। और मुझे ये बताइए ना, आप किस रियासत में
कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का कोई एलाय उन्होंने अपनी जीती हुई सीट अलायंस के लिए छोड़ी हो? बताइए मुझे। वेस्ट बंगाल में तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस की जीती हुई सीट कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ी। कांग्रेस कौन होती है देने वाली? और अगर कांग्रेस देना चाहे तो शौक से दे। 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं, जम्मू सीट, उधमपुर सीट और लद्दाख सीट कांग्रेस के पास है। किसने रोका उनको? शौक से दे दें। ये सारी बातें सुनकर लगता है कि चुनावों के ऐलान से पहले ही एंटी मोदी मोर्चा पूरी तरह बिखर गया। ममता बंगाल में अलग हो गई। केरल में पिनराई विजयन ने यह कहकर लेफ्ट का रुख भी क्लियर कर दिया कि कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। झारखंड में आज सीपीआई अलग हो गई। बिहार में नीतीश बाबू बहुत पहले ही चले गए थे। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने वैली की कोई सीट कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ी। पंजाब में केजरीवाल से समझौता नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी 13 की 13 सीटें लड़ेगी। अब गठबंधन ले देकर सिर्फ महाराष्ट्र और बिहार में बचा है। वहां सीटों का बंटवारा अभी नहीं हो पाया है। बिहार में जहां आरजेडी के साथ कांग्रेस का अलायंस है, वहां भी अभी सीटों का फैसला नहीं हुआ है। यूपी में अखिलेश यादव ने 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं और तमिलनाडु में स्टालिन ने 10 सीटें कांग्रेस को दी हैं। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस दूसरी पार्टियों की मदद से फिर से जमीन तलाशने का ख्वाब देख रही थी, वहां कांग्रेस का सपना टूट गया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब फुल कैंपेन मोड में है। आज मोदी ने गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया। दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया और इस दौरान मोदी ने विरोधी दलों पर जोरदार हमला बोला। मोदी ने कहा कि 10 साल में देश बदल गया है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया अलायंस के चश्मे का नंबर नहीं बदला। विपक्ष के नेता अब भी नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। मोदी ने कहा वो जो भी करते हैं उसमें विपक्ष को राजनीति दिखाई देती है। देश में लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके गमंडिया गठबंधन। उनकी नींद हराम हो गई है। इतने सारे विकास के काम और वो एक की बात कर रहे हैं तो मोदी 10 और कर देता है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या इतनी तेजी से काम भी हो सकते हैं क्या। और इसलिए अब विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की उनकी ताकत बची नहीं है। और इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि मोदी चुनाव की वजह से लाखों करोड़ रुपयों के काम कर रहा है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला है। इनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव। नेगेटिविटी और केवल नेगेटिविटी यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों का चरित्र बन गया है। चुनावों की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही मोदी का जबरदस्त कैंपेन चल रहा है और मोदी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अगर आप इस अभियान को ध्यान से देखें तो यह सिर्फ 2024 के चुनाव का अभियान नहीं है। मोदी ने अभी से 2029 के चुनाव की नींव डालनी भी शुरू कर दी है। जितनी योजनाओं का उद्घाटन होता है उतनी योजनाओं का शिलान्यास भी होता है। मोदी अगले 10 साल में भारत को विकसित देश बनाने का प्लान दे चुके हैं। अमित शाह और राजनाथ सिंह पब्लिकली कह चुके हैं कि अगले 10 साल मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले। इसलिए अगर किसी को गलतफहमी है कि 75 साल की उम्र वाला कोई फॉर्मूला होगा, वो लागू हो जाएगा, तो इसको भूल जाएं। मोदी आज भी बाकी सारे नेताओं से ज्यादा फिट हैं, पूरी तरह भागदौड़ कर रहे हैं, फुल एक्शन में हैं और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा उनकी ये स्पीड और बढ़ेगी।
मोदी की तैयारी पूरी है, लेकिन विरोधी दलों का कैंपेन लॉन्च होना अभी बाकी है। मोदी विरोधी मोर्चे के कम से कम 2 बड़े नेताओं ने अलग अलग मुझसे कहा कि लगता है कि 2024 हाथ से निकल गया, अब हमें 2029 की तैयारी करनी चाहिए। हालांकि विरोधी दलों की तरफ देखें तो अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा चतुर निकले। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से अपना इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर दिया। उन्होंने आज चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के साथ मोहाली में बड़ी रैली की। सारे मंत्री और विधायक रैली में अपने अपने इलाकों से लोगों को लेकर पहुंचे। पंजाब में वैसे तो आम आदमी पार्टी को मुकाबला कांग्रेस से होना है, लेकिन केजरीवाल के निशाने पर मोदी सरकार रही। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को लोगों का वोट नहीं चाहिए, वो तो पहले से ही 370 सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन उनके लिए जनता भगवान है, इसीलिए वो वोट मांगने यहां आए हैं। केजरीवाल ने कहा कि संसद में पंजाब की आवाज कोई सांसद नहीं उठा पा रहा, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के 13 सांसद जीते तो वो लोकसभा में पंजाब के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज अकेला भगवंत मान आपके लिए लड़ रहा है। भगवंत मान केंद्र सरकार से लड़ रहा है, इन बीजेपी वालों से लड़ रहा है, गवर्नर से लड़ रहा है। अगर आप 13-0 से इनको हरा दो, 13 की 13 सीटें इसको दे दो, तो ये 13 हाथ बनेंगे भगवंत मान के। ये 13 हाथ बन के दिल्ली के अंदर जाके बीजेपी से लड़ेंगे और केंद्र सरकार से लड़ेंगे। आज भी 13 सांसद, पंजाब ने 13 सांसद, 13 एमपी भेजे हुए लोकसभा के अंदर। किसी की आवाज आती है? क्या करते हैं वो? मटर गश्ती कर रहे थे, कुछ नहीं करते। पंजाब की कभी आवाज नहीं उठाते। दूसरी बात, ये दूसरी पार्टी वाले तो चारों तरफ घूम घूम के कह रहे हैं 370 आ रही हैं, 370 आ रही हैं, 370 आ रही हैं। वो कह रहे हैं हमारी तो 370 आ रही हैं, हमें आपका वोट नहीं चाहिए। भगवान मानते हैं हम आपको हम अपना मालिक मानते हैं, हमें आपका वोट चाहिए। जिसको वोट चाहिए उसी को दो। केजरीवाल पंजाब में अपनी सरकार के काम गिना रहे थे। उस वक्त दिल्ली में अमित शाह 41 गांवों में पीएनजी कनेक्शन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे थे। इस प्रोग्राम में अमित शाह ने केजरीवाल की पूरी कुंडली बता दी। अन्ना आंदोलन से लेकर अब तक केजरीवाल ने अपना कौन कौन सा वादा तोड़ा, उन सारे वादों की लिस्ट गिना दी। राजनीति में मित्रों 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो कहते हैं वो करते हैं, और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं कहते हैं उससे बिल्कुल उल्टा करते हैं। अब दिल्ली में ही दोनों प्रकार के लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी है जो कहते हैं वो करते हैं और एक ही टर्म में पूरा कर कर छोड़ते हैं, और दूसरी ओर हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब हैं। उन्होंने जो जो कहा वो कभी नहीं किया। मैं उस वक्त दिल्ली में ही रहता था, अन्ना का आंदोलन चल रहा था। मंच पर से बड़े जोर जोर से कहते थे कि हम कभी राजनीति में नहीं जाएंगे, हमारा भरोसा करिए। यही केजरीवाल कहते थे। और 26 नवंबर 2012 को उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बना दी। अन्ना बेचारे वहीं के वहीं बैठे हैं और वो मुख्यमंत्री बन गए। बोले उन्होंने कहा था मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, 3 बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने पूरी चुनाव कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। आज मोदी जी के सामने लड़ने के लिए कांग्रेस की गोदी में बैठकर कांग्रेस के भ्रष्टाचार की वाहवाही करें। हलफनामे में कहा था कि हम वीवीआईपी की सुविधाएं नहीं लेंगे। सरकारी बंगला लिया, सरकारी गाड़ियां ली, सुरक्षा ली। बंगला लिया तो लिया, शीला दीक्षित जी ने बेचारी ने जो बनाया हुआ था वो बंगले को बुलडोजर से तोड़कर एक शीश महल बनाया, करोड़ों रुपए का खर्चा कर। और ये कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। अब किसी पहले दूसरी कक्षा के शिक्षक को कट्टर ईमानदार की व्याख्या समझाते दिक्कत आ जाए, ऐसा केजरीवाल जी आपने कर दिया है। इतने सारे घोटालों की सीरीज दिल्ली में की है और अब वो राष्ट्रीय चुनाव लड़ने के लिए अंत में कांग्रेस की गोदी में बैठ गए। आप कितने भी नियम नीति छोड़कर गठबंधन करिए, आएगा तो मोदी ही 400 पार कर तीसरी बार। इसमें कोई शक नहीं कि चुनावी राजनीति के खेल में अमित शाह
बड़े चतुर खिलाड़ी हैं। और दूसरी तरफ केजरीवाल भी इसको समझते हैं कि दिल्ली में लोकसभा का चुनाव जीतना उनके लिए मुश्किल है। दो बार वो 7 की 7 सीटें हार चुके हैं। यहां अमित शाह से मुकाबला करना कठिन होगा। बीजेपी के आरोपों का जवाब देना आसान नहीं होगा, इसलिए यहां उन्होंने कांग्रेस से समझौता कर लिया और इसके बदले में गोवा में 1, गुजरात में 2, हरियाणा में 1 सीट ले ली, क्योंकि केजरीवाल तो शायद 2029 की तैयारी में लगे हैं। लेकिन पंजाब में बीजेपी रेस में नहीं है। अकाली दल जमीन खो चुका है। कांग्रेस का असर खत्म हो चुका है। केजरीवाल को लगता है कि मैदान खाली है, इसलिए उन्होंने पंजाब में कांग्रेस से कोई समझौता नहीं किया। 13 की 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और आज उन्होंने अपना कैंपेन भी लॉन्च कर दिया। राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कल यानी 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दे और चुनाव आयोग 15 मार्च तक ये सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे। असल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने को लेकर कोर्ट से 30 जून तक का वक्त मांगा था, लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 जजेस की बेंच ने SBI को वक्त देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान SBI की तरफ से हरीश साल्वे पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि पिछले 26 दिन में SBI ने क्या किया, लेकिन अब और वक्त नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने आदेश दिया कि SBI 12 मार्च को ऑफिस का टाइम खत्म होने तक इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी चुनाव आयोग को दे और यह बताए कि पिछले 5 साल में किसने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे और किस पार्टी को दिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो सारी जानकारी इकट्ठा करके 15 मार्च को शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। SBI को आदेश का पालन करना होगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन एक अड़चन भी है। अगर उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे और उस वक्त सरकार की तरफ से उन्हें लीगल कमिटमेंट दिया गया था कि उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी, तो यह मामला फिर अटक सकता है।